साल 2016 मेलबोर्न में रहने वाले 21 साल के मैथ्यू ग्राहम को पूरे 15 सालों की सजा हुई। उसका जुर्म, वो डार्क वेब पर एक हर्ट टू द कोर नाम की वेबसाइट चला रहा था। पर ये कोई नॉर्मल वेबसाइट नहीं थी। इस वेबसाइट में बच्चों को सेक्सुअली टॉर्चर करके उसके वीडियोस अपलोड किए जाते थे। और वहां पर डिस्कशंस होते थे कि टॉर्चर करने के कौन कौन से नए तरीके हैं, बॉडीज को ठिकाने कैसे लगाया जाए और अन्य ऐसी घिनौनी चीजें। पर डार्क वेब पर यह कोई एक ऐसी ही वेबसाइट नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ के एक रिसर्च के अनुसार चाइल्ड पोर्नोग्राफी डार्क वेब पे पाए जाने वाला सबसे कॉमन कंटेंट है। और अगर ये सुन के आपके रोंगटे खड़े हो गए हो तो गलती से भी यहाँ के डिस्कशन फोरम्स में मत जाना, क्योंकि यहाँ पर लोग अपने डार्केस्ट फैंटेसीज को डिस्कस करते हैं, जैसे कि इंसानों का कौन सा बॉडी पार्ट ज्यादा स्वादिष्ट होता है, या फिर ह्यूमन स्किन से बैग कैसे बनाया जाए। अब फ्रेंड्स, अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो, आपकी सोच थोड़ी सी ट्विस्टेड नहीं है, तो ऑब्वियसली आप डार्क वेब पर नहीं जाओगे। लेकिन फिर भी अगर आपको एडवेंचर के लिए जाने की खुजली मच रही है, तो मैं ये भी बता दूं आपको कि इसके अन्य रिस्क्स हैं। जैसे अगर तुम नहीं चाहते कि कल को तुम्हारी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन भी किसी डार्क वेब वेबसाइट पर बिके, तो एक बार दोबारा सोच लो। बट फ्रेंड्स, अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर ये इतना डेंजरस और इलीगल है, तो इस पर बैन क्यों नहीं लग रहा है? शायद इसीलिए क्योंकि इसको बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद वर्ल्ड सुपर पावर अमेरिका देश की मिलिट्री है। लेकिन आखिर इन्होंने ऐसी इलीगल चीज बनाई क्यों? क्या इसमें अमेरिका का भी कोई फायदा है? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव, और अगर ये सब सुन के आपको भी डार्क वेब पर जाने की चुल मच रही है, तो ये वीडियो में आप जानेंगे व्हाई यू शुड नेवर विजिट द डार्क वेब। अब फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी इंसान की जिंदगी रूइन करना चाहते हो या उसे टपकाना चाहते हो, तो स्लेयर असैसिनेशन और लाइफ रूइनिंग सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल है। ये इतनी घटिया और वाहियात सर्विस है कि दूसरों की जिंदगी बिगाड़ेगी भी और उन्हें हमेशा के लिए उठा भी सकती है। तो बेसिकली इस सर्विस में आप किसी को ऑनलाइन सुपारी दे सकते हो, और ये सर्विसेज आपको डार्क वेब पर हर जगह पर नजर आएंगे। लेकिन इसके साथ अगर आपको दूसरी चीजें कुछ नजर आएंगी, तो वो है खरीदने के ऑप्शंस। चीजें जैसे कि ड्रग्स, फेक लाइसेंस, फेक यूएस सिटीजनशिप, ऑर्गन्स, इंसानों का मीट, यहाँ तक कि खुद इंसान भी। आप तो यहाँ पर किसी इंसान की पूरी आइडेंटिटी तक खरीद सकते हो, इंक्लूडिंग उस इंसान के क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, फाइनेंशियल लॉगिन्स, ईमेल डिटेल्स, बैंकिंग डिटेल्स और उसका ड्राइविंग लाइसेंस, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 9 लाख रुपए में। लेकिन ये सब कुछ लोग खरीदते कैसे होंगे? क्योंकि डार्क वेब पे कोई पर्सनल बैंकिंग डिटेल्स देने का मतलब हैकर्स को खुलेआम अपने बैंक अकाउंट में घुसने का न्योता देना। और इसीलिए डार्क वेब के यूजर्स का सेवियर बन के आया सतोशी नाकामोटो, जिन्होंने 2009 में दुनिया का पहला बिटकॉइन माइन किया था। बिटकॉइन बेसिकली एक ऐसी वर्चुअल करेंसी है जिसे ट्रेस नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर कोई डार्क वेब पे बिटकॉइन से इलीगल चीजें खरीदता है, तो उसका वो ट्रांजैक्शन उसके पास तक कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। अब ब्लॉकचेन, जैसे मैंने दूसरे वीडियोस में समझा है, मतलब लिटरली ब्लॉक्स से बनी हुई एक चेन, जिसके हर ब्लॉक में ये कॉइन किसने भेजा, किसको रिसीव होगा और भेजने वाले के पास कहां से आया था, वो सब इंफॉर्मेशन होती है। और हर ब्लॉक पर होता है उसका अपना एक हैश कोड, जो बिल्कुल किसी फिंगरप्रिंट की तरह यूनिक होता है। और ब्लॉक में कोई चेंज आते ही उसका हैश भी चेंज हो जाता है। लेकिन ये सब चीजों का डार्क वेब से क्या संबंध? सो फ्रेंड्स, अब समझो कि आपको पप्पू को बिटकॉइंस बेचने हैं, लेकिन उस ट्रांजैक्शन को कोई हैकर हैक करने की कोशिश कर रहा है। सो उस हैकर को उस बिटकॉइन को पाने के लिए सबसे पहले ब्लॉक्स को खोलना पड़ेगा। और समझो कि उसने पहले वाला ब्लॉक खोल भी लिया, तो उसके बाद उसे वो ब्लॉक खोलना पड़ेगा जिसके थ्रू वो ब्लॉक आपके पास आया था। और दुनिया में टोटल 21 मिलियन बिटकॉइंस हैं। तो वो बिटकॉइन की हिस्ट्री किसे पता क्या रही होगी? मतलब हैकर को अभी से लेके उस बिटकॉइन की पूरी हिस्ट्री खोलनी पड़ेगी। लेकिन जब तक वो सारे ब्लॉक्स को खोल खोल कर सबसे आखिरी वाले ब्लॉक तक नहीं पहुंचता, तब तक उसे वो बिटकॉइन नहीं मिलेगा। और इसीलिए डार्क वेब पर ट्रांजैक्शन करने का सबसे सेफ तरीका है क्रिप्टो करेंसी के द्वारा। लेकिन सिर्फ डार्क वेब पर ही नहीं, बल्कि रियल लाइफ में भी ये सबसे सेफ ऑप्शन है, क्योंकि इसी टेक्नोलॉजी के कारण ऑनलाइन फ्रॉड होने के चांसेस निल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि एक बिटकॉइन की कीमत तो 33 लाख रुपीस है आज के तारीख में, तो कैसे करे ट्रांजैक्शन?
तो इसीलिए तो मैं आपके लिए लाया हूं एक वंडरफुल प्लेटफॉर्म। इस ऐप का नाम है कॉइनस्विच कुबेर ऐप, जहां पर आप सिर्फ 100 रुपए तक के भी बिटकॉइंस खरीद सकते हो। और सिर्फ बिटकॉइन से क्यों, यहां पर तो आप अन्य किस्म के 100 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज भी खरीद सकते हो। याद रखिए, ये क्रिप्टो करेंसी सिर्फ आपको पेमेंट में सिक्योरिटी नहीं देंगे, बल्कि इनकी वैल्यू भी समय के हिसाब से ग्रो होती है। और इसीलिए बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहां से शुरू किया और आज इसकी वैल्यू कहां पे हो गई है। और अगर ये सब करना आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो इस ऐप का इंटरफेस इतना ईजी है जैसे आप पिज्जा ऑर्डर कर रहे हो। और साथ ही इसमें केवाईसी भी होता है, जो सिर्फ जेन्युइन एप्स में ही होता है। इसमें आपको इंस्टेंट विड्रॉल भी मिलेगा, यानी कि अगर आपके एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो बस 5 मिनट में आप सारा पैसा विड्रॉ कर सकते हो प्रॉफिट के साथ। और अभी तो एक बड़ी ऑफर चल रहा है, अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको 50 रुपए का फ्री बिटकॉइन मिलेगा, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और हां, आपको सिक्योरिटी भी मिलेगी। सो रुके क्या हो फ्रेंड्स, जाओ जाकर अभी इंस्टॉल करो कॉइनस्विच कुबेर ऐप, वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म। बट नाउ गेटिंग बैक टू डार्क वेब, मैं एक बात तो मेंशन करना भूल ही गया। डार्क वेब पर जाने के लिए सबसे पहले आपको टॉर ब्राउजर डाउनलोड करना होगा, जिससे आप पूरी प्राइवेसी और बिना किसी ट्रेस के डार्क वेब के वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हो। पर यह बिल्कुल मत सोचना कि टॉर ब्राउजर डाउनलोड कर लिया तो आप एकदम सेफ हो जाओगे। आपको वीपीएन लगाना होगा। और नहीं, वीपीएन लगाने से भी कुछ नहीं होगा। ये सब कुछ बस नाम की सिक्योरिटी होती है, क्योंकि डार्क वेब पर घूमने वाले हैकर्स दिन ब दिन नए नए तरीके ढूंढकर आप जैसे डार्क वेब सर्फर्स के कंप्यूटर्स और फोन्स की सिक्योरिटी सिस्टम्स तोड़कर अंदर घुस रहे हैं। एंड ऑल दे नीड इज आपकी एक छोटी सी गलती। और सबसे कॉमन गलती जो लोग डार्क वेब पर करते हैं वो है रैंडम लिंक्स या पॉपअप एड्स पर क्लिक कर देते हैं। और ये पॉपअप एड्स नॉर्मल पॉपअप एड्स जैसे ही दिखते हैं, बट ये बिल्कुल भी मत सोचना कि उसके ऊपर जो एक्स बना होगा ना, उसे क्लिक करके आप उसे कट कर दोगे उस एड को। ना, बंद होने के बजाय तुम्हारे कंप्यूटर में डार्क वेब से चीजें डाउनलोड होने लग जाएगी, जो बेसिकली वायरसेस होंगे, ट्रोजन हॉर्सेस होंगे। वो दिखेंगे बिल्कुल नॉर्मल एप्स की तरह, लेकिन वो ऐसे मालवेयर्स होंगे जो आपके कंप्यूटर में रूप बदलकर छुपे रहेंगे और आपके कंप्यूटर का सारा इंफॉर्मेशन हैकर को भेजते रहेंगे। और इसमें आप क्या कर सकते हो? बिल्कुल कुछ भी नहीं, क्योंकि इस पॉइंट पर आपकी सारी इंफॉर्मेशन हैकर के सामने एक्सपोज हो चुकी है। और इसीलिए किसी भी नौसीखिए को या रेगुलर इंटरनेट सर्फर को डार्क वेब पे जाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। एक मिनट, क्या बोला? तो भी रिस्क लेकर तुम्हें डार्क वेब पर जाना है, हाँ? लेकिन अगर मैं ये कहूं कि एक बार अगर आप डार्क वेब के चंगुल में फंस गए ना, तो बचकर बाहर भी नहीं निकल पाओगे। तो होता क्या है ना, कई बार फर्स्ट टाइम सर्फर्स डार्क वेब में छुपे हैकर्स के चंगुलों में फंसते हैं और खुद के पर्सनल इंफॉर्मेशन को सैक्रिफाइस कर बैठते हैं। लेकिन हर बार तुम ऐसे ही नहीं फंसोगे डार्क वेब की जाल में। कभी कभी डार्क वेब बंद करने के बावजूद भी वहां पर देखी हुई कुछ चीजों के कारण आप चाह कर भी डार्क वेब से बाहर नहीं निकल पाओगे। अब अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको डार्क वेब के अलग अलग डिस्कशन फोरम्स के बारे में बताया था, जहां लोग ऐसी ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में ओपनली सबके सामने डिस्कस करना एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे कि हाउ टू मर्डर समवन, इंसानी मांस को पकाने के तरीके, या ह्यूमन स्किन से पर्स कैसे बनाते हैं। और इसके लिए तो लिटरली डार्क वेब पर एक वेबसाइट है जो ह्यूमन स्किन से बना हुआ लेदर बेचती है। साथ ही इंसानों को खाने वाले नरभक्षकों की भी काफी सारी कम्युनिटीज है यहाँ पर, जो आपस में डिस्कस करते हैं कि उनको कौन सा ह्यूमन बॉडी पार्ट खाना पसंद है। कोई कहता है थाइस, कोई कहता है आंखें, और कोई कहता है हार्ट। आई नो, ये सब डिस्कशन सुनकर ही घिन आ रही है, तो सोचो ये सब देखकर क्या हालत होगी। क्योंकि डार्क वेब पर कुछ ऐसे ऐसे वीडियोस हैं जो आपसे आपकी रातों की नींद छीन लेंगे। और ये सब मिलते हैं एक ऐसे वीडियो साइट में जिसे YouTube का ऑल्टरनेटिव कहते हैं, और उसका नाम है द रेड रूम, या कुछ लोग इसे रेड रम भी प्रोनाउंस करते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो रेड रम का उल्टा होता है राइट, मर्डर। और समझ लो वैसा ही कुछ चलता है वहां पर। और इसीलिए अगर आपका दिल कमजोर है तो यहाँ पर जाने की सोचना भी मत, क्योंकि लिटरली इन रेड रूम्स में किसी इंसान को टॉर्चर करते हुए लाइव स्ट्रीम किया जाता है, जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग आते हैं और वो पैसे देकर कह सकते हैं कि उस इंसान को किस तरीके से टॉर्चर करना चाहिए। कोई कहता है 10,000 लो और उसके सारे नाखून उखाड़ लो, या फिर 15,000 लो, उसके सर के एक एक बाल खींच कर उखाड़ो। और यहाँ तक कि अगर किसी ने उस इंसान को मारने के लिए पैसे दे दिए तो उसे मार भी दिया जाएगा।
पर डार्क वेब पर भी रेड रूम्स को ढूंढना इतना आसान नहीं है, और तभी आप एंटर कर सकते हो जब कोई आपको इनविटेशन देगा, और उसके बाद भी आपको एंटर करने से पहले बिटकॉइंस में पेमेंट करना होगा। और इसीलिए अब तक FBI और साइबर क्राइम्स वाले भी इसे ढूंढ नहीं पाए हैं। लेकिन जरा सोचो, अगर आपको लिंक मिल भी गई तो भी क्या आप जाना पसंद करोगे? पर फ्रेंड्स, अब मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या डार्क वेब को वाकई में बनाने के पीछे का मकसद यही था कि लोग यहाँ पर इलीगल काम निश्चिंतता से कर सके? सो बेसिकली कैसा है ना, इंटरनेट पानी में डूबा हुआ एक आइसबर्ग या बर्फ के पहाड़ की तरह है, और जो इंटरनेट हम यूज करते हैं वो उस आइसबर्ग का बस सिर्फ 10% ही है, और उसे कहते हैं सरफेस वेब। बाकी पानी के नीचे के पूरे आइसबर्ग को कहा जाता है डीप वेब, जहां वो सारी चीजें मिलती हैं जो कंपनीज और गवर्नमेंट्स सरफेस वेब में नहीं रख सकती है, जैसे कि मेडिकल रिकॉर्ड्स, कंपनी के फाइनेंशियल और लीगल डिटेल्स, गवर्नमेंट का डेटा एटसेट्रा। और डीप वेब का ही एक छोटा सा हिस्सा है डार्क वेब। यानी डार्क वेब को किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि वो जब से इंटरनेट है तब से एग्जिस्ट करते आ रहा है। पर फिर 1990s के दौरान ARPANET एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क और US मिलिट्री ने मिलकर टॉर ब्राउजर बनाया, जो बेसिकली एक ऐसा ब्राउजर है जो अपने यूजर्स को इंटरनेट पर सर्फ करते वक्त एनोनिमस रखता है, और वहां पर यूजर्स खुद के डार्क वेबसाइट्स बना सकते हैं जो .com या .in से नहीं बल्कि .onion से खत्म होते हैं, और ये सारे वेबसाइट्स अननोन रहते हैं और उनको सिर्फ टॉर से ही आप एक्सेस कर सकते हो। पर US ने इसे किसी इलीगल काम के लिए नहीं बनाया था, बल्कि वो तो एक ऐसा स्पेस चाहते थे जहां पर वो आपस में बात कर सके बिना किसी इंटरफियरेंस या इस डर से कि कोई उनके वेबसाइट को हैक कर लेगा। और साथ ही जो अमेरिकन स्पाइस दूसरे कंट्रीज में थे वो भी बिना अपने लोकेशन या इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रोमाइज किए US मिलिट्री से डार्क वेब पर बात कर सकते थे। लेकिन फिर 2004 में टॉर ब्राउजर को पब्लिक कर दिया गया, ये कहकर कि हर किसी के पास राइट है उनके प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने की। और दूसरा रीजन ये दिया गया था कि जर्नलिस्ट्स जो कम्युनिस्ट कंजर्वेटिव देशों में रहते हैं वो यहाँ पर बिना किसी डर से अपने व्यूज को शेयर कर सकते हैं। पर टॉर को पब्लिक करने के पीछे का असल रीजन ये नहीं था। उनका असल मोटिव ये था कि जितने ज्यादा लोग डार्क वेब पर होंगे उतना मिलिट्री को ज्यादा एनोनिमिटी मिलेगी। यानी अगर सिर्फ वो अकेले ही टॉर के किसी वेबसाइट पर डिस्कशन कर रहे हैं और किसी ने हैक कर लिया तो हैकर को आसानी से सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन अगर डार्क वेब पर हजारों वेबसाइट्स और हजारों यूजर्स होंगे तो अगर गलती से भी कोई गवर्नमेंट डिस्कशन ढूंढ लेता है तो वो खुद ही श्योर नहीं होगा कि ये सच है या झूठ है। पर उन्हें खुद को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि डार्क वेब आगे चलकर इतना भयानक हो जाएगा, क्योंकि एनोनिमिटी मिलते ही डार्क वेब ड्रग सेलर्स, मर्डरर्स, ट्रैफिकर्स, हिटमैन सबका अड्डा बन गया। अब भले मोटिव या रीजंस कुछ भी रहे हो, लेकिन आज के तारीख में डार्क वेब का ऑलमोस्ट 90% कंटेंट इलीगल या दिल दहला देने वाला है। फिर भी क्यों उसे बैन नहीं किया जा रहा है? एंड द रीजन इज क्योंकि इसे बंद करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि डार्क वेब के ब्राउजर्स बहुत सारे रिलेज यूज करते हैं। यानी कि वो एक यूजर के आईपी एड्रेस को छुपाने के लिए उसे 3 अलग आईपी एड्रेसेस से जंप करके फिर सर्वर से कनेक्ट करवाते हैं, और ऐसे 7000 से भी ज्यादा रिलेज है। सो अगर डार्क वेब को बंद करना है तो उन्हें हर एक साइट और हर एक रिले को सेम टाइम पर बंद करना पड़ेगा, और ऐसा करना इम्पॉसिबल है। पर देखा जाए तो भले ही डार्क वेब एक बुरी जगह है, फिर भी ये पुलिस को बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ने और बड़ी ड्रग डील्स को रोकने में हेल्प करता है, क्योंकि पुलिस खुद भी एनोनिमस बनकर अपनी आइडेंटिटी छुपाकर इसमें घुसती है। और कई देशों ने तो खुद के टास्क फोर्सेस बना दिए हैं जो 24/7 अंडर कवर रहकर डार्क वेब को मॉनिटर करते रहते हैं। ये खुद के ही फेक साइट्स भी बनाते हैं डार्क वेब पर, ड्रग्स, गन्स, इलीगल वीडियोस के, और उस साइट पे आने वाले यूजर्स को ट्रैक करते हैं। और इसी तरह से उन्होंने लास्ट ईयर मैसिव ग्लोबल डार्क वेब टेकडाउन में 197 लोगों को अरेस्ट किया, और कई बार जब एक्चुअल वेबसाइट के ओनर्स को पकड़ा जाता है तब वो उनसे उनके वेबसाइट पे आने वाले लोगों के डिटेल्स और आईपी एड्रेसेस निकलवाते हैं। यानी अगर तुम गलती से भी किसी दिन किसी गलत वेबसाइट पे चले गए और कल को उसका ओनर अगर अरेस्ट होता है तो तुम्हारे दरवाजे पर भी पुलिस की दस्तक हो सकती है। देखो फ्रेंड्स, अब मैंने तुम्हें डार्क वेब पे क्यों नहीं जाना चाहिए उसके सारे रीजंस बता दिए, मेरा फर्ज था। लेकिन आगे तुम्हारी मर्जी, अगर आपको फिर भी जाना है तो एटलीस्ट अपनी सिक्योरिटी का कड़क बंदोबस्त रखना, और कभी भी अपने पर्सनल डिटेल्स को रिवील मत करना, किसी एड पे क्लिक मत करना, और कुछ डाउनलोड मत करना। और अगर आप में से कोई भी पहले जा चुका है तो अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल शेयर करना। और फ्रेंड्स, इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल गेट सेट फ्लाई फैक्ट को भी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।